अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़राज़ अहमद है। मैं मेडिकल ऑफ़िसर की हैसियत से DHQ विहाड़ी में काम कर रहा हूँ। कल सोशल मीडिया पर बूटा भाई की कामयाबी की ख़बर मिली तो फ़ोन कर उनको मुबारकबाद दी। शाम को अपनी प्रैक्टिस से छुट्टी लेकर बूटा भाई की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। रास्ते में शंग्रीला स्वीट्स एंड बेकर से उनके लिए केक ख़रीदा और फिर उनके घर की तरफ रवाना हुए। बूटा भाई खानेवाल की तहसील जहानिया के गांव वाहनीवाल के चक नंबर 101 10R धोड़ी में रहते हैं। रास्ता काफ़ी मुश्किल था, लेकिन लोगों की मदद से पूछते पुछाते बूटा भाई के गांव तक पहुंचा। ढोड़ी इधर ही है। ढोड़ी डॉक्टर मोहम्मद बूटा के घर जाना है। मैं आगे से पता करूँगा। ठीक है, मेहरबानी। चक नंबर 101 10R के अड्डा से अभी भी बूटा भाई का गांव ढोड़ी 2 से 3 किलोमीटर की मुसाफत पे था। चलते चलते जब हमें घर नज़र आना शुरू हुए तब हमें यकीन हो गया कि यही बूटा भाई का गांव होगा। सो आगे चलकर लोगों से उनके घर का एड्रेस कंफर्म किया। बाबा डॉक्टर बूटा का घर केड़ा वा? अच्छा अच्छा। बूटा भाई जो मेरे इंतज़ार में थे पहुंचने पर बहुत खुश हुए। भतीजों और भाइयों के हमरा पुरजोश इस्तकबाल किया। मेरे पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने मासूमाना सवाल किया कि यार मैनू मेरी DMC ता वखा दे। मैंने हैरानी से पूछा, बूटा भाई आपने अभी तक अपनी मार्कशीट नहीं देखी? कहने लगे नहीं, यहाँ पे ना तो 3G 4G है और ना ही मेरे पास स्मार्टफ़ोन है। मैंने जब उनको DMC दिखाई तो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि अब मैं हाउस जॉब करूँगा और वहाँ से जो तनख्वाह मिलेगी तो सबसे पहले एक अच्छा सा स्मार्टफ़ोन लूँगा। उसके बाद हमने बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए बूटा भाई का इंटरव्यू शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़राज़ अहमद है और आप जैसा कि जानते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने सीनियर बूटा भाई से मिलने के लिए उनके गांव में पहुंच चुका हूं। और जैसा कि आज उनको ख़बर मिली है, जो कि बहुत अच्छी ख़बर है, उन्होंने अपना MBBS पास कर लिया है। तो चलें हम बूटा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बूटा भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और फ़ेसबुक पे इतने सारे दोस्तों ने आपको मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं के पैगाम भेजे हैं, उन सब की तरफ से आपको मुबारक हो। खैर मुबारक, सबकी बहुत मेहरबानी। 1979 और आज 2021, 42 साल का सफ़र। कहीं पे आपको लगा नहीं कि मैं थक गया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये नहीं लगा, बल्कि मैंने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी और जैसे ही मुझे वक्फे से मौका मिलता रहा मैंने अपना सफ़र जारी रखा है और अल्लाह ने मेरी मदद की है और मुझे इस एज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब कर दी है। और ये मेरी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है कि बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की है कि बंदे को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो चलें अब बूटा भाई से पूछ लेते हैं कि कैसे उनके मेडिकल कैरियर का स्टार्ट हुआ था 1979 में। जी, मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था, लेकिन मेरे पास पढ़ाई के वसाइल नहीं थे। मेरे वालिदैन बूढ़े भी थे और वालिद साहब बीमार भी थे, तो खेती बाड़ी मुझे करनी पड़ी, तो मैंने छोड़ दिया ये सिलसिला। 6 साल तक छोड़े रखा। उसके बाद मुझे एक इस्लामाबाद में जॉब मिल गई, तो वहाँ पे मैंने जॉब के साथ FSC कर ली। तो उसमें अल्लाह ने मुझे इतने नंबर दे दिए कि मेरा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में एडमिशन हुआ 1979 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, उसके बाद माली वसाइल की बिना पे आगे नहीं पढ़ सके। इस्लामाबाद में जॉब के साथ FSC का इम्तिहान दिया तो उसके नतीजे में KE में एडमिशन हुआ। तो आपका KE में कब एडमिशन हुआ था? ये 17 जून
1980 ये एक साल लेट था। एक्चुअल सेशन जो था वो 1979 का था, लेकिन PNA की तहरीक चल रही थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, तो उसकी वजह से ये एक साल लेट क्लासेस शुरू हुई थी। तो उसमें मुझे 17 जून 1980 को मेरा पहला दिन था, KE में क्लास शुरू हुई थी। का MBBS में एडमिशन हुआ तो कितनी आपको खुशी हुई थी और फैमिली के क्या तासुरात थे उस टाइम? जी, मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, फैमिली को भी बहुत खुशी हुई थी। और उस वक्त मैंने ख़त लिखा था अपने घर वालों को कि मेरी आज जो तमन्ना थी वो अल्लाह ताला ने किसी हद तक पूरी कर दी है कि मुझे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दिया है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो उसके लिए अल्लाह ताला मेरे वसाइल जो है वो पैदा करे और उसके लिए मुझे साबित कदम रखे। देखिए जी, मैट्रिक के बाद 6 साल छोड़े रखा, फिर जॉब के साथ FSC की और KE में एडमिशन मिला और अपने पेरेंट्स को भी बज़रिया एक लेटर इन्फॉर्म किया कि मुझे जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। वाकई तौर पे बड़ी खुशी की बात थी। तो अब आगे चल के बूटा भाई से पूछ लेते हैं कि फिर क्या आगे सिनेरियो बना, क्या स्टोरी है कि आप अपनी मेडिकल की जो तालीम है वो कंटिन्यूसली मुकम्मल नहीं कर पाए? जी, मैंने जब FSC की थी उस वक्त मैं अपने इलाके के MNA चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां वाला साहब के पास जॉब करता था। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 300 रुपये लगाई हुई थी, जिसमें से मैं 100 रुपये घर भेजता था, उसमें से 50 रुपये वालिदैन को मिलते थे और 50 मेरे बीवी बच्चों को मिलते थे, और 200 रुपये में मैं अपना गुजारा करता था, जिसमें फ़ीस भी होती थी, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद जब मेरी FSC कंप्लीट हो गई तो मैं वो जो जॉब करता था वहाँ पे एक उनकी कोठी थी और उसकी जो लेबर थी, जो उनका जो भी मुलाजिम होते थे उनको तनख्वाहें देना और जो हिसाब किताब था वो रखना आमदन खर्च का। तो फिर मैं आ गया लाहौर में जब, तो वहाँ उनकी एक कोठी थी ये शाहजमाल में, नहर के ऊपर। तो उसका निज़ाम उन्होंने मुझे कहा कि आप ये संभाल लें और उसके साथ KE में आप पढ़ें। तो वहाँ से KE कॉलेज बहुत दूर था, तो मेरे लिए दोनों काम एक साथ करना नामुमकिन था। मुझे अक्सर देर हो जाती थी वहाँ पहुँचने में। मैंने वहाँ 10 माह पढ़ा, फर्स्ट ईयर। तो मुझे वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने ये कहा कि भई आप इसका कोई बंदोबस्त करें कि चूँकि पहला जो लेक्चर होता है वो फिजियोलॉजी का होता है और आप इतना अहम लेक्चर लेट पहुँचते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपको कहीं नज़दीक जगह मिल जाए। तो मैंने चौधरी साहब से बात की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई इससे बेहतर था कि आप पिंडी में रहते तो आप मेरा जॉब भी साथ करते रहते और आपको वहाँ पिंडी मेडिकल कॉलेज में आपके लिए तालीम का बंदोबस्त भी होता रहता। लेकिन जब मैं वहाँ से मेरी माइग्रेशन KE को कोई छोड़ता नहीं है अपनी मर्ज़ी से। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये चाहता था कि मेरी तालीम KE में मुकम्मल हो, लेकिन मेरी ये माली मजबूरी आड़े आई और मुझे KE से रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज माइग्रेशन करवाना पड़ी। तो मैंने वही जॉब दोबारा स्टार्ट की, लेकिन बदकिस्मती से चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां वाला साहब, जब मैं वहाँ मैं गया था तकरीबन 16 अप्रैल को, ठीक है, 1981 में, तो 5 दिन बाद 21 अप्रैल 1981 में चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां साहब की डेथ हो गई। तो मेरी वो जॉब भी छूट गई और वो माली वसाइल जो थे वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने वहाँ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और हॉस्टल ज्वाइन कर लिया जो कि F8 में था। वहाँ से
मेरे जो हालात थे घर के वो इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं शादीशुदा भी था, तो मेरे बच्चों के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी। तो मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि मैं उसको जारी रख सकता, तो मैं छोड़ के घर आ गया। ये 1983 की बात है। घर वापस आ गया, मैंने आके खेती बाड़ी शुरू कर दी, और फिर मुझे कुछ पैसे मिले, कपास की फसल अच्छी हो गई, तो मुझे तकरीबन टोटल जो था ना मेरे भाई के और मेरे मिला के वो 45,000 बन गए। तो बाकी मैंने अपनी बीवी का जेवर बेचा, जो कि 19,000 या पौने 19,000 का बना था। ठीक है। तो मैं फिर वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैंने फिर एप्लीकेशन दी, अपनी तालीम दोबारा स्टार्ट की। ऐसे थे मेरे, उनको मैंने एक दोस्त के फादर के कारोबार में लगाया, और उनमें से मुझे 1,000 रुपया महीना मिल जाता था। वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, लेकिन वो भी जारी ना रह सका कि उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप कंस्ट्रक्शन में ज़रा मंदा आ गया, तो आपके पैसे हम, उनकी एक दुकान थी ये गैस अप्लायंसेस की, ठीक है। तो उसमें लगा दिया उन्होंने। लेकिन उसमें बदकिस्मती से वो काम चल ना पाया उनका। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है ना वो खसारा में आपकी जा रही है रकम, तो हमें तो खसारा हो रहा है, तो आपको ना हो। तो उन्होंने मेरी रकम मुझे दे दी, लेकिन उस वक्त तक मेरी रकम जो था ना वो 19,000 बचे थे, यानी बाकी पैसे जो थे वो खर्च हो गए थे। फिर मैंने कुछ महीने वहाँ पे पढ़ा, वो उन्हीं पैसों में से खर्च करता रहा, लेकिन वो तालीम जारी न रह सकी, तो मुझे फिर छोड़ना पड़ा। तो इस तरह मैं बार बार कोशिश करता रहा। मुझे जब भी मेरे पास फ़ीस होती मैं वहाँ पे चला जाता, मैं जाके फ़ीस जमा करवाता। तो कोई 6 महीने पढ़ता, कभी साल पढ़ता। तो इस तरह करते करते ये 1992 आ गया। अच्छा, तो 1992 तक आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया कि नहीं? नहीं, मैं 1993 में फिर गया, तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा एडमिशन चूँकि जून में हुआ था, तो मैं जून में ही गया। लेकिन उस वक्त एडमिशन होते थे तकरीबन दिसंबर जनवरी में। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप लेट आए हैं, लेकिन मैंने उनकी मिन्नत समाजत की, तो वो प्रिंसिपल साहब मान गए। उन्होंने कहा भाई मैंने तो एप्लीकेशन दी थी कि मैं सेकंड ईयर में मुझे आप अलाउ करें। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई अगर आप सेकंड में अलाउ करेंगे तो आप एग्ज़ाम के दिनों में नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट काफ़ी हार्ड उन्होंने कहा कि होता है, तो उसमें आप ऐसा करें कि फ़र्स्ट ईयर ज्वाइन करें। तो 6 महीने आप फर्स्ट ईयर में लगाएं और 1 साल सेकंड ईयर लगाएंगे, तो आपका ड्राफ्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात मान ली, मैंने फ़र्स्ट ईयर ज्वाइन कर ली। तो 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट ड्राफ्ट क्लियर हो गया। ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, इसमें मेरा एक दोस्त है वकार असलम हमदी, इस्लामाबाद का रहने वाला, मेरा FSC का क्लास फेलो। तो उसने ये मेरी हेल्प की थी, मेरे अखराजात उसने बर्दाश्त किए। तो उस वक्त में मुझे प्रिंसिपल साहब कहते थे कि यार तुम्हारी फैमिली है, तो तुम फैमिली को इधर लाओगे या क्या करोगे, तुम कैसे पूरा करोगे? तो मैंने कहा जी ये भी अल्लाह मालिक है। तो इस तरह उस दोस्त ने सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट क्लियर हुआ। तो उसके बाद मैंने 3rd ईयर में पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन 3rd ईयर में मेरे दोस्त का जो बिज़नेस था उसमें वो अच्छा ना रहा, तो मुझे फिर छोड़कर घर आना पड़ा। उसके बाद 2002 में, ठीक है, मतलब वो दोस्त आपका जो सपोर्ट करता था सऊदी अरब चला गया और फिर आपको घर आना पड़ा। और ये 1993-94 की बात है, ऐसे ही ना? 94 या 95 की बात है ये। ठीक है, 95 में आप वापस आ गए और फिर आप 2002 में गए। जी, फिर मैं 2002 में गया। वो भी एक हादसा ही था कि मैं टीवी देख रहा था,
तो वहाँ पे ये जो ख़बरें अखबार वाले हैं ना, इनका एक इश्तिहार चलता था कि जहाँ जुल्म वहाँ ख़बरें। ये ज़ियाद शाहिद साहब का अखबार था। तो मैंने उनको एक लेटर लिख दिया कि भाई आपका ये दावा कि जहाँ जुल्म वहाँ ख़बरें, ये कहाँ तक आप कर सकते हैं कि ये तो यहाँ हमारे मुल्क में तो माशी नाइंसाफ़ी है। ये ऐसा जुल्म होता है कि जो हीरे होते हैं वो भी पैसे ना होने की वजह से गलियों में रुल जाते हैं। तो उन्होंने फिर जो मुल्तान के उनके एडिटर इन चीफ थे अलीम चौधरी साहब, उनको उन्होंने वो लेटर लिखा कि भाई इस तरह आप एक आदमी हैं तो उसको आप बुलाएं अपने ऑफिस में। तो उनका मुझे लेटर मिला कि आप आके मुल्तान में मुझे मिले। उन्होंने मुझे न्यू शहर का बताया, वहाँ उनका दफ्तर जो था वहाँ मैं पहुँचा। वहाँ जाएं, पता करें कि आपको एडमिशन अगर मिलता है और आप रिकंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस वक्त जब मैं वहाँ पहुँचा तो सिर्फ 16 लेक्चर हुए थर्ड ईयर के। उन्होंने मेरा एडमिशन रोक दिया। वो मुझे एग्ज़ाम देने से ना मना किया कि भाई आप को अलाउ नहीं है, आप ने सिर्फ 16 लेक्चर अटेंड किए। मैंने कहा मैडम मैंने पहले 1995 में पढ़ा था। तो उन्होंने मेहरबानी की, मुझे अलाउ किया। तो मैंने इनको अलीम चौधरी साहब को ख़त लिखा, एप्लीकेशन भेजी कि जी इस तरह मुझे अलाउ हो गया है इसी साल एग्ज़ाम देने का। तो उन्होंने मुझे 25,000 का चेक भेज दिया। तो वो उस 25,000 में वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मेरा वो जो सेकंड प्रॉप था वो क्लियर हो गया। इस तरह ये सफ़र भी तय हुआ। उसके बाद जब मैं पास हो गया सेकंड प्रॉप में, तो मैंने दोबारा उनको एप्लीकेशन भेजी अलीम चौधरी साहब को कि मेरा सेकंड प्रॉप पास हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अपना तखमीना लगा के वहाँ पे क्या हॉस्टल वगैरह के अखराजात हैं, वहाँ पे आने जाने क्या। तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे गालबन 80 या 85,000 रुपया फिर भेज दिया साल का, पूरे साल का ख़र्चा 4th ईयर के लिए। तो ये आप बता सकते हैं कि कौन सी ईयर की बात है? ये 2003 की बात है। हाँ, ये 3 की बात। मतलब 94-95 में फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर निकाली, 2003 में आपने थर्ड ईयर की। उसके बाद 4th ईयर और फाइनल ईयर में ये थर्ड ईयर के बाद कितना वक्फ़ा आया, कितना गैप आया और किन वजूहात की बिना पे? उसमें कोई गैप नहीं आया। उन्होंने मुझे पैसे भेजे। मैंने जो 4th ईयर था यानी थर्ड प्रॉप, उसमें मेरा चूँकि जो थर्ड ईयर था ना उसमें जनरल पैथोलॉजी पढ़ाई जाती थी। मैंने चूँकि वो नहीं पढ़ी हुई थी और मेरी सप्ली भी लगी थी ये इसमें जो था ना पैथोलॉजी का और कम्युनिटी मेडिसिन का। तो उसकी सप्ली की वजह भी यही थी कि मेरा चूँकि थर्ड ईयर में टाइम नहीं था, तो मैंने फिर 4th ईयर जो था उसका के लिए मुझे समझ नहीं आती थी अच्छी तरह, चूँकि मैंने जनरल पैथोलॉजी नहीं पढ़ी हुई थी। तो उसके लिए मुझे बड़ा वो करना पड़ा, मेहनत करना पड़ी। तो फिर वो मेरा स्पेशल सप्ली में निकला। तो स्पेशल सप्ली के बाद फिर मैंने उनको लिखा कि जी मेरे इस तरह मुझे मेरा ये प्रॉफ क्लियर हो गया। तो अब मेरा प्रॉफ जो है वो एनुअल में शायद क्लियर ना हो, तो मेरा प्रॉफ क्लियर होगा सप्ली में जाके। तो आप प्लीज़ मुझे उसके लिए अगर आप सपोर्ट कर सकते तो मेहरबानी करें। तो उन्होंने फिर मुझे उसके लिए कमोबेश 95,000 थे या इस तरह कोई रकम थी, तो वो मुझे भेज दिए।
तो उससे मेरा जो एनुअल एग्ज़ाम आया ना, उसी में वो आ गया यूएचएस के अंडर। पहले मैंने जो एग्ज़ाम पास किए थे वो किए थे इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो जब मैं, वो एक नया तरीक़ाकार था, उसमें मैंने ख़ासी मेहनत भी की, वार्ड वगैरह भी लगाए रेगुलर, लेकिन चूंकि मेरी स्पेशल सप्ली थी इसलिए मेरे वार्ड्स वगैरह थे उनमें भी कमी रही और मेरे लेक्चर्स में भी कमी रही, मेरी अटेंडेंस पूरी ना हो सकी, तो उसमें मैं इतना पूरा सीख ना सका। तो उसकी वजह से वो पैसे भी मेरे लग गए, लेकिन मैं एग्ज़ाम ना दे सका। वो ऐन एग्ज़ाम के दिनों में ना, अभी एग्ज़ाम में कोई 2-3 दिन होंगे, तो मैं उस वक्त बड़ा बैठा रहता था 20-20 घंटे पढ़ाई के लिए। तो मुझे ना ये पाइल्स का मसला बन गया, ये एक्सटर्नल जो थे ना, एक्सटर्नल हेमराइड, तो वो हीमाटोमा बन गया। तो मुझे इतनी तकलीफ़ थी उसकी कि मैं बैठ नहीं सकता था। उसी दौरान मेरे वालिद साहब का पेशाब बंद हो गया था और वो बीमार हो गए थे। तो मेरे पास वही पैसे थे, वो पैसे में लाकर यहाँ पे अपने वालिद साहब का मैंने ऑपरेशन करवाया, और ये इसका प्रोस्टेट का। तो वो प्रोस्टेक्टमी वगैरह करवाने के बाद उनका जो था वो जब स्टेबल हो गए तो फिर मैं वापस चला गया, लेकिन वो पैसे ज़्यादा थे, ना चल सके, और मैंने भी शर्म के मारे फिर उनसे रब्ता नहीं किया। वरना वो बड़े सखी आदमी थे और बड़ी जनरस और बड़ी पोलाइट, ये जो ज़िया शाह साहब हैं। वो मुझे जो पहले आदमी मिले थे चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां साहब, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, वो बेचारे मेरे ऊपर कोई इतने पैसे तो ना लगा सके कि उनकी जॉब के दौरान ही वो फौत हो गए थे। तो उन्होंने उस वक्त जब मैं पढ़ाई शुरू कर दी थी ना मैंने मेडिकल में, तो वो मुझे देते थे 500 रुपया महीना। तो 500 रुपये में गुजारा बड़ा मुश्किल था, हॉस्टल में बंदा रह नहीं सकता था, यानी उस वक्त महंगाई हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने 10 महीने उसको जारी रखा। तो फिर उनकी बेगम साहबा ने मुझे 2 माह का ख़र्चा यानी 2000 रुपया मुझे दिया, और उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी आप, हमारे पास वसाइल नहीं रहे, चौधरी साहब जो फौत हुए हैं तो उनके साथ जो है ना वो जायदाद वगैरह भी बुट गई है, तो अब हमारे पास नहीं, तो इसलिए उनका छूटा। तो फिर मुझे मेरे दोस्त वकार असलम ने 2 साल सपोर्ट किया, तो मेरा फर्स्ट क्रॉप क्लियर हुआ। तो उसके बाद ये ज़िया शाह साहब ने 3 साल 2 जो थे यानी 2 साल और कुछ माह, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उसकी वजह से मेरा फ़ाइनल ईयर तक पहुंच गया। लेकिन फिर फाइनल ईयर में मैं एग्ज़ाम ना दे सका। फिर 2006 में जाकर मैंने एग्ज़ाम दिया। वो भी उस वक्त तक मेरा दोस्त जो था ना वकार, वो दोबारा सऊदी अरब से वापस आ चुका था, और वो उसका कारोबार को चला, तो उसने फिर मुझे बुलाया। तो उस वक्त मुझे 2006 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा एग्ज़ाम एज ए होल फेल हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं वो नहीं कर सका था, ये वार्ड वगैरह और ये सारे नहीं लगा सका था। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, प्रिंसिपल साहब जो सदक मलिक साहब थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप बाई पार्ट्स निकालें, एक एक दो दो करके निकालें। तो फिर मैंने एक एक दो दो करके निकालना शुरू किए। तो 2007 में मैंने ENT आई पास किया, 2009 में ENT पास किया। यानी जैसे मेरे वसाइल होते थे उसी हिसाब से जब मेरे पास कुछ होता था ना फ़ीसें वगैरह देने के लिए, वहाँ रिहाइश के लिए, तो उस वक्त मैं चला जाता था। तो मैंने ये फिर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, उसके बाद मेरे मुझे एंजाइटी वगैरह का भी मसला हो गया।
और ये हार्ट का भी मुझे हुआ कि मेरा कोई जो एआर्टिक वेल्व है ना, वो उसके सिम्टम आना शुरू हो गए कि वो रिगर्जिटेट करता है। जब उन्होंने एको की ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपकी जो एआर्टिक वेल्व है ना, वो कंजेनिटली बाइकस्पिड है। तो बाइकस्पिड वेल्व जो है ना, वो आफ्टर 50 वो रिगर्जिटेट करना शुरू कर देता है। तो मेरी एज भी उस वक्त 50 से ऊपर हो चुकी थी। तो यही वजह थी कि मेरा फिर मेरी परफॉर्मेंस वो नहीं रही थी। अब मेरी एज 66 ईयर हो चुकी है। तो अगर जिस्मानी लिहाज से देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जाहिर है एज के साथ बंदे की वीकनेस भी उसमें आती है। लेकिन जज्बा जो है था ना, वो काम नहीं हुआ। तो मेरे जज्बे ने और अल्लाह की मेहरबानी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो अब भी मुझे ये गज़नफ़र सियाल साहब के थ्रू, एक डॉक्टर थे जो सऊदी अरब में प्रैक्टिस करते हैं, और वो यहाँ उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा हो जो बेमिसाल हो तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझसे पर्सनली भी बात की। तो ये गज़नफ़र साहब के थ्रू हुआ, गज़नफ़र सियाल साहब के थ्रू। तो उन्होंने फिर मुझे 30,000 रुपया मंथली देना शुरू किया, ये 6 महीने के लिए या 7 महीने के लिए, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। तो उसमें मैंने दोनों सब्जेक्ट में मैं अपीयर हो गया ना, मेडिसिन में और गायनोकोलॉजी में। तो गायनोकोलॉजी तो वो मेरी पास हो गई, मेडिसिन रह गई। तो मेडिसिन मैंने अब फिर दी है इस एनुअल में, नहीं एनुअल में दोनों दिए थे। तो एनुअल में मेरी वो पास हो गई गायनी, मेडिसिन रह गई। तो मेडिसिन अब मैंने सप्ली में दी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई। चलें बूटा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़बरों में तो वैसे हमने बहुत दफ़ा सुना था कि 50 साल की किसी फ़ीमेल ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है यूके के अंदर। तो ये पंजाब पाकिस्तान में टिब्बा सुल्तानपुर में आप हमारे सामने देख सकते हैं कि बूटा भाई ने 66 ईयर्स की एज में जो पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है MBBS, वो पास किया है। तो बूटा भाई, इस वक्त आप तो बहुत खुश हैं और आपके साथ बहुत से लोग जमा हैं, जैसा कि आप लोग सब देख भी सकते हैं। तो इन सब के घर वालों के क्या तासुरात हैं? ये मेरे सामने मेरे भाई बैठे हैं, बहनोई हैं, मेरे कज़न भी हैं। उनके साथ मेरा दामाद है छोटा, उनके साथ मेरा भाई है जिसने आज ये प्रोग्राम बनाया है, और ये खुशी के मौके पे उसने दावत की है सब रिश्तेदारों की। और बाकी ये जो इधर आके बैठा था वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है। उसका नाम रियाज है, इसका नाम राशिद है। और वो जो पीछे है वो मेरे मामू के बेटे का, मामूजाद भाई का बेटा है। ये मेरी मामूजाद बहन का बेटा है, ये जो कैमरामैन है। ठीक है। अच्छा, चलें आपकी फ़ैमिली के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरे टोटल 6 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो आपके बेटे क्या करते हैं? ये बेटे जॉब करते हैं 5-6 स्केल का, यानी किसी ने FSC किया है, किसी ने मैट्रिक किया है, तो एक ने BSc ऑनर एग्रीकल्चर किया है, तो वो पेस्टिसाइड में अपनी जॉब करता है। लेकिन ये बच्चे जो है ना, वो मुझसे अलहदा हैं, सारे अपने अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि इनकी वर्किंग प्लेस मेरे घर से दूर है। तो इनकी ये मजबूरी है कि इनको वहाँ पे रहना पड़ता है। तो वैसे भी आजकल के जो हालात हैं वो हर बंदा ही जानता है, हालात की वजह से कोई एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर सकता। इतनी महंगाई है, इतने मुश्किल हालात हैं, बेरोज़गारी है। तो ये अपनी अपनी जॉब करते हैं सारे, और अपना ख़ानदान अपना अपना पालते हैं। ये मुश्किल वो ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके भी आगे 4-4 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 5 हैं। तो वो मेरे नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, वो भी अब कोई मैट्रिक में है, कोई किसी ने FSC कर ली है, तो MCAT दिया है एक ने।
तो इस तरह वो साहब बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह सब लोग पढ़ रहे हैं और आप उन सब के लिए इंस्पिरेशन हैं। बिल्कुल, मैंने ये काम ही इसीलिए ये मेरा मुकम्मल करना जो है, वो कुछ लोग मुझे कहते थे यार छोड़ो इस एज में तुम क्या करोगे और ये करके, और ये तुम्हें क्या फ़ायदा देगा। मैंने कहा यार मुझे ये माली फ़ायदा दे या ना दे, ये कम से कम मेरी आने वाली नस्लों के लिए नहीं, ये दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होगी और एक वलवला होगा। दूसरे लोग भी मेरी इस एफ़र्ट से अपने कदम मजबूत करेंगे, साबित कदम रहेंगे और इसको मुश्किल नहीं जानेंगे। और ये एक बड़ा इंसानियत की खिदमत है, डॉक्टर बन के दुखी इंसानियत का करना, इलाज करना। तो उसके लिए मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसा सेटअप बना दूं कि कोई हो मेडिकल कॉम्प्लेक्स टाइप चीज़, कि जिसमें मेरे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी एक छत के नीचे लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी, हर फील्ड की स्पेशलाइजेशन का, वो बच्चे मेरे जो पोते पोतियां हैं, जो नवासे नवासियां हैं, वो ये MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन करें हर फील्ड में और उसी कॉम्प्लेक्स में आके बैठें और लोगों की दुखी इंसानियत की खिदमत करें। ये मेरा शुरू से जज्बा था और ये एक मोटिवेशन थी। जब मैं पहली जमात में पढ़ता था तो उस वक्त एक MBBS डॉक्टर आया था हमारी क्लास में ना, वो उस्ताद को मिलने आया था, वो उनका शागिर्द था। तो वो जब चला गया ना, आज मुझे याद है कि वो सबस रंग के सूट में आया था। तो उसके जाने के बाद उस्ताद ने बुलाया, हमें बताया उसके बारे में कि भाई इसने MBBS किया हुआ है। तो उस वक्त स्पेशलाइजेशन नहीं होती थी, सिर्फ MBBS ही होती थी। वो ये कोई 1963-4 की बात होगी। तो मैंने उस दिन तहैया किया था कि यार जब उस्ताद ने बताया कि भाई इसके पास हर बीमारी का इलाज होता है, तो ये हर बीमारी का, हर जो मरीज़ होता है ना, उसको ये सेहतयाब कर सकता है। तो मेरी भी ये ख्वाहिश पैदा हुई मेरे दिल में कि मैं भी ये MBBS करके तो मैं हर मरीज़ का, हर पेशेंट का दुख दूर करूं। लेकिन वो करते करते इतनी एज हो गई है कि अब भी मेरी ये ख्वाहिश तो है कि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊं, कि यार कुछ नहीं तो मेरे मरने के बाद कम से कम इतना हो कि मेरे इस काम के लिए मेरी नेकियों में कुछ शुमार होता रहे और मेरे गुनाह झड़ते रहें। और मैं अच्छा, तो बूटा भाई अभी आपने मुझे बताया है कि कल आपको पिंडी जाना है हाउस जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप ये मुझे बताएं कि हाउस जॉब के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं कि अब आप वार्ड में जाएंगे, पेशेंट देखेंगे, अब आप एज अ डॉक्टर वर्क करेंगे, तो कितना एक्साइटेड हैं आप? जी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पुरअज़्म हूँ कि इंशाअल्लाह मैं दुखी इंसानियत की खिदमत में अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगा। माशाल्लाह जी, देखें अभी 66 ईयर्स की एज है और अभी भी हौसले बुलंद हैं, और आप देख सकते हैं कि किस कदर एक्साइटेड हैं कि वो हाउस जॉब स्टार्ट करेंगे और दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तो चलें बूटा भाई, अब हम सवालों जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा सवालात किए हैं, तो उनका सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साद फयाज़ ने सवाल पूछा है कि बूटा भाई के कितने बच्चे हैं। वो आपने बता दिया है कि 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। कासिम भट्ट साहब हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं, उन्होंने आपके लिए मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। जी खैर मुबारक कासिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हैं अरसलान रियाज साहब, उन्होंने कहा है कि इज़ ही डूइंग मेडिकल प्रैक्टिस फॉर सर्वाइवल। कोई आप मेडिकल प्रैक्टिस करते रहे हैं इससे पहले? जी नहीं, मैंने पहले कोई, क्योंकि ये मेडिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैंने पहले मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की। जी बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि विदाउट MBBS डिग्री दिस इज़ अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स। हुज़ैफ़ा नज़र ने सवाल किया है कि ये कैसे हुआ, वो पूरी स्टोरी बूटा भाई ने आपको बता दी है। ठीक है, तैयब रसूल साहब और हुज़ैफ़ा नज़र ने अगेन कहा था कि यूट्यूब पे लाइव लेके आइएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स इश्यूज़ हैं तो उसके लिए वी आर रियली सॉरी।
फ़िदा हुसैन ने सवाल किया है कि व्हाट वाज ही डूइंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो इन्होंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है फ़िदा हुसैन साहब। मोहम्मद उसामा जावेद ने सवाल पूछा है कि लाइफ स्टोरी, सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट केप्ट हिम गोइंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1979 के मेडिकल ग्रेजुएट्स और आज के। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि 1979 के मेडिकल स्टूडेंट्स और आजकल के मेडिकल स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि आपने तो दोनों के साथ पढ़ा है। जी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के वही कुछ पढ़ाया जाता है, वही कुछ बुक्स में लिखा हुआ है और उसी तरह प्रैक्टिस करवाई जाती है। आजकल ये टेस्ट वगैरह ज़्यादा आ गए हैं। पहले सारा क्लिनिकल होता था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो ये चीज़ें जो हैं वो शामिल होती गई और जो डायग्नोसिस थी वो आसान होती गई। हसन रिजवान कश्मीर से हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम डिड ही स्टे इन RMU हॉस्टल एंड हाउ वाज इट लाइक लिविंग देयर ऑल दीज डेज। मतलब हॉस्टल में उन दिनों में रहना और फिर अब रहना इतने जूनियर्स के साथ जो आपकी एज से आधे से भी आधे हैं, तो कैसा आपको लगता था? और उसमें एज डिफरेंस में ज़ाहिर है बंदे को कुछ लगता तो है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये कुदरती तौर पे मुझ में दोनों चीज़ें ही थी। उसामा शफीक साहब हैं UK से, उन्होंने एज अ जोक कहा है कि इज़ ही गोइंग फॉर प्लेब और USMLE। फिर आगे वो कह रहे हैं कि अ मैन ऑफ डेडिकेशन फॉर अचीविंग हिज एम, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर मोहम्मद बूटा। जी, थैंक यू सो मच। आपने प्लेब और USMLE का पूछा है, तो अगर उसका मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगा। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है और हौसले अभी भी बहुत बुलंद हैं। अली हैदर साहब ने पूछा है कि क्या बूटा भाई NLE देंगे? NLE के जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मेरी समझ के मुताबिक कि PMC में अब लोग जो है ना वो प्रोफेशन से हटकर लोगों को वहाँ पे भर्ती किया हुआ है। तो इन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको बाकायदा ये एक PMDC की बॉडी बनानी चाहिए और वहाँ पे डॉक्टर्स के इलेक्शन के साथ उनको इलेक्ट होके आना चाहिए और उनको ये डिसीजन लेने चाहिए कि क्या करना है। तो NLE के बारे में बूटा भाई ने बड़ा डिटेल से आपको जवाब दे दिया है। अबरार भाई हैं RMC से, आप उनको तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, जो गुजरात वाले हैं। अबरार? हाँ जी, अबरारुल हक। उन्होंने भी आपसे यही सवाल किया था कि आप NLE देंगे, तो वो आपने जवाब दे दिया है। आगे वकास भाई हैं गुजरात से, उन्होंने पूछा है कि स्टोरी बता फिर क्यों छोड़ा भाई ने पहले MBBS। वो बड़ा डिटेल में आपने बता दिया है। अच्छा, उसके बाद सवाल पूछा है सलमान असलम ने, वो भी स्टोरी के बारे में पूछ रहे हैं, वो आपने डिटेल में बता दिया। वसीम सादिक साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। इशफाक भाई ने, जो यहीं पे रहते हैं टिब्बा सुल्तानपुर से थोड़ा आगे ही, उन्होंने सवाल किया है कि टॉपर्स के लिए बूटा साहब का क्या पैगाम है? जी, टॉपर को मौका मिलना चाहिए कि उनके जो रास्ते हैं उनमें ऑब्स्टेकल खड़ी ना की जाएं और टॉपर्स को चाहिए कि वो अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखें। और मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ डॉक्टरी का शोबा ही अपनाएं, जो भी शोबा अपनाएं उसमें कोशिश करें साबित कदम रहने की और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की। ठीक है, बड़ा अच्छा पैगाम दिया है टॉपर्स के लिए। फरहान भाई ने आपके लिए मुबारकबाद भेजी है, फरहान मुनीर, खैर मुबारक। उसके बाद मतीउल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि अब NLE का क्या सोल्यूशन सोचा, वो बता दिया है बड़ी डिटेल से। अच्छा, और नेक्स्ट पे एंड पे अख्तर अब्बास साहब ने एक सवाल किया है कि बूटा हुण गल्लां तो नहीं कढ़ेगा। गालां तो मैं पहले भी नहीं सा करदा यार, तो हुण मैं क्यों कढ़नियां। बूटा भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सारी स्टोरी पे हमने बात की। हम दुआगो हैं और आपके लिए बड़े अच्छे फ्यूचर के तलबगार हैं। तो इंशाल्लाह आप अब हाउस जॉब शुरू करें तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे क्लिनिकल लाइफ को। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मुबारकबाद भी दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और आप बिहारी से सफ़र करके भी आए, आपके साथ हॉस्टल में भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा
और अब आपने इंटरव्यू भी किया है, तो सबके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और आपके लिए भी नेक तमन्ना है, आप मेरे लिए नेक तमन्नाएँ जारी रखें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ कि मैं दुख इंसानियत की खिदमत के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं दूसरे लोगों को भी ये पैगाम देता हूँ कि कोई भी दुखी बंदा है, जो बीमार है, जो मजबूर है, जो गरीब है, उसकी आप हेल्प करें ताकि वो माशरे का कारआमद शख्स बन जाए। ये थोड़ा सा